हे गाइस, दिस इज CSEM आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो आइए दोस्तों, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का थोड़ा सा झलक हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैसे निकलता है ये मैंने आप लोगों को बताया था। उम्मीद करता हूं कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट निकालने का जो तरीका था वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है क्या, वो कहना क्या चाह रही है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी बात हम लोग करने वाले हैं यहां पर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। अब पॉइंट अराइज होता है, सर एब्जॉर्प्शन क्या करोगे सर, एब्जॉर्ब क्या करना है सर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपको पता है यहां पर हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग जब पढ़ा तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने जाना कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम लोग एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उनको एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या करते हैं सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग जो हमारी प्रोडक्शन या मैं यूं कहूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है उसको हम लोग आपके लिए प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसको हम लोग पीरियोडिकल कॉस्ट मान करके आपके राइट ऑफ करते हैं। तो इन शॉर्ट सर, क्या यहां पर वेरिएबल कॉस्ट होगी कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी मैटर करता है? आंसर है नो। वेरिएबल कॉस्ट होगी कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी मैटर नहीं करता है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड बोथ कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट मीन्स प्रोडक्ट की कॉस्ट मानी जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, आप लोगों को पता है, देखिएगा आपको पता है, हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग जब किया तो हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हम लोगों ने प्योरली वेरिएबल कॉस्ट माना। अब वो वेरिएबल कॉस्ट चाहे आप लोगों के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, हम लोगों ने उस पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट माना। और आप लोगों के जो हमने पीरियोडिकल कॉस्ट, जिसको हमने पीरियड कॉस्ट मान करके राइट ऑफ किया, वो हमारी थी फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो अगेन आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। अब बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि हमारे लिए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो कोई वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से मतलब नहीं है। आपकी जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, चाहे वो आपका वेरिएबल हो चाहे वो आपका फिक्स्ड हो, विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। वही बात करें पीरियोडिकल कॉस्ट की, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा होगा वो आपका पीरियड कॉस्ट माना जाएगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि आपका फिक्स्ड खर्चा जो था वो सारा का सारा और आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग पीरियड कॉस्ट मानते थे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हमने प्रोडक्ट में ले लिया। वहीं हम यहां पर बात करें तो हमने यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो वेरिएबल खर्चा था वो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट मानी थी, वहीं ये चीज यहां पर पीरियड कॉस्ट में आ गई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब बड़ा साफ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग को के अंदर प्रॉफिट निकालते समय हमें हमारी कॉस्ट को वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड दोनों के हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों के हिसाब से हमें बांटना है। वहीं अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो हमें हमारी कॉस्ट को प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग भागों में बांटना है, ताकि हम हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट में ले जाएं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसको हम लोग पीरियड कॉस्ट मान करके राइट ऑफ कर दें। अब इसका मतलब हमारे को बाइफर्केशन करना पड़ेगा आपका एज पर फंक्शन। दोस्तों, आप यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने देखा आपने कॉस्ट को दो अलग अलग भागों में बांटा। पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी।
आपने वेरिएबिलिटी के आधार पर अपनी कॉस्ट को बांटा, दैट वाज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वहीं अब अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो हमको यहां पर इसको 3 अलग अलग भागों में बांटना है। एक आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो दोस्तों इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसका जैसा फंक्शन उसको उस हिसाब से बांटा। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो प्रोडक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। दोस्तों ध्यान रखना, हमको यहां पर जो कॉस्ट है उनको तो हमको क्या करना है, एज पर पीरियडिकल कॉस्ट टोटल उठाया और सीधा का सीधा राइट ऑफ कर दिया। सीधा उठाया, सीधा का सीधा राइट ऑफ कर दिया, चाहे वो वेरिएबल है चाहे फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो पीरियडिकल कॉस्ट है वो हमारी कब काम आएगी, साल के एंड में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। अब आपको मैं बता दूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नॉट दैट मच इजी। अभी आपको आसान नहीं लगेगा, जब तक हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर लेंगे तब तक आपको ये आसान नहीं लगने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो अब हमारे को यहां पर ध्यान देना है, मैंने कॉस्ट को 2 अलग अलग भागों में बांटा। एक हमारा कहलाता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसे हम लोग प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी, चाहे वो आपकी वेरिएबल हो चाहे वो आपकी फिक्स्ड हो, वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। दैट मीन्स प्रोडक्शन जो भी कॉस्ट है वो। और वहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी पीरियडिकल कॉस्ट, मतलब कि पीरियड कॉस्ट। अब वो हमारी पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर, पीरियड कॉस्ट का मतलब हुआ जिस भी साल के लिए जिस भी महीने का हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे उससे राइट ऑफ कर देंगे, दैट मीन्स उस समय उससे चार्ज कर देंगे। लेकिन अब समस्या कहां है पता है, ये तो सीधा का सीधा कट जाएगा, मतलब कि सीधा का सीधा लेस कर देंगे, बड़ा आसान है। क्योंकि जिस साल जब जिस भी पीरियड का प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो ऑलरेडी इनकर हो चुकी होगी। अब ऑलरेडी इनकर हो चुकी होगी तो हमारे पास इसका प्रॉफिट और कॉस्ट ऑलरेडी पता होगी। लेट्स सपोज से मैं 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 इस पीरियड का मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन कब करूंगा, डेफिनेटली 31 दिसंबर 2023 या उसके बाद करूंगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर, क्योंकि भविष्य का क्या प्रॉफिट होगा वो तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, वो हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो हमारे को कैलकुलेट कब करना है, इस डेट के बाद। अब ध्यान से सुनिएगा, इस डेट के बाद जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो माननी है ये। अब जो कॉस्ट प्रोडक्ट की माननी है, जो कॉस्ट प्रोडक्ट की माननी है, इसका मतलब उसको तो हमारे को डे 1 से पता होना चाहिए, उसका पता हमारे को डे 1 से होना चाहिए। क्योंकि डे 1 पर जब हम लोग कोई भी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे होंगे तो हमारे को हम लोग उस चीज को कंसीडर करते हुए कि ये हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को हमारे को डे 1 पर पता होना चाहिए। इस वाली कॉस्ट को अगर हमारे को इस दिन पर भी पता चलेगा ना तो भी हमारा काम हो जाएगा, मतलब कि साल के अंत में भी पता चलेगा ना, साल के एंड पर भी पता चलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो साल के एंड में तो हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअल फिगर आ चुका होगा, ऑलरेडी एक्चुअल फिगर आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों समस्या है यहां पर, और यहां पर भी समस्या किसमें है पता है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमको शुरुआती डे 1 पर पता होती है कि एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर प्रोडक्शन से रिलेटेड कितने रुपए का खर्चा वेरिएबल है वो हमें पता है। लेट्स सपोज से आप लोगों की ये बुक है, ये मेरे पास ये बुक है आप लोगों की, दिख रही है आपको, नजर आ रही है। तो ये जो बुक आपके पास है ये आपको पता है कि ये बुक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे को क्या इस डे 1 पर इसकी कॉस्ट पता है कि आखिरकार इस बुक की कॉस्ट कितनी रहेगी, क्या सब कुछ रहेगा, ये आपको पता है? यस सर, ये मेरे को पता है। पहली बात, क्या ये वेरिएबल है? आंसर है यस। तो क्या ये मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है? आंसर है यस, ये मुझे पता रहेगा। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे पता रहेगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, लेट सपोज से इस बुक को जहां पर मैं प्रिंट कर रहा हूं, जिस जगह पे मैं प्रिंट कर रहा हूं वो मेरा क्या है, एक प्रिंटिंग फैक्ट्री मैंने ले रखी है। प्रिंटिंग के लिए मैंने एक फैक्ट्री ले रखी है
और उस फैक्ट्री में जहां से ये प्रिंट होता है उस फैक्ट्री का जो रेंट है ना दोस्तों, उस फैक्ट्री का रेंट सपोज से मेरे लिए पूरे साल भर का 12 लाख का रेंट है। मुझे ये बताओ क्या ये 12 लाख का रेंट आपका जो है, ये 12 लाख का जो रेंट है दोस्तों, ये किसका है? सर आपकी फैक्ट्री का है जहां पर प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों जहां प्रोडक्शन होता है उसका जो रेंट है क्या वो फिक्स्ड है? आंसर है यस। क्या वो प्रोडक्शन ओवरहेड है? आंसर है यस, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, लेकिन वहीं जब प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो उसे हम प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली ये जो प्रिंटिंग फैक्ट्री है इसका जो भी रेंट रहेगा ये मेरे लिए प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, यहां तक गॉट इट। मैंने आपको बोला कि मेरे पास दो तरह की चीजें हैं। मेरी बुक की जो भी कॉस्ट है वो मेरे लिए वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वीपीसी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन मेरे को ये बताओ जहां पर ये मेरी बुक प्रिंट हो रही है, जिस जगह पर मेरी ये बुक प्रिंट हो रही है वो बुक मेरी क्या होगी? सर वो बुक आप लोगों की जो बुक है वो जिस गोडाउन, जिस फैक्ट्री में वो प्रिंट हो रही है, क्या वो प्रोडक्शन के लिए हमने वो फैक्ट्री रेंट पर ली है? आंसर है यस सर, आपने फैक्ट्री रेंट तभी पर उसी लिए ली है। अब अगर मैंने उसी लिए इसको रेंट पर लिया है, तो क्या इसका लगने वाला जो खर्चा है क्या वो फिक्स्ड है? आंसर है यस सर। मैं कितनी भी बुक बनाऊं मेरी फैक्ट्री का जो मालिक है वो मेरे से रेंट नहीं बढ़ाएगा, वो फिक्स्ड रहेगा, तो वो फिक्स्ड है। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने कहा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम इसको एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट मान करके ट्रीट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि मेरी बुक की कॉस्ट, एक बुक की कॉस्ट मेरे को 1800 रुपीज पड़ती है, ये मुझे पता है। हर एक स्टूडेंट को देने वाली बुक की कॉस्ट 800 होती है। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि क्या मैं 12 लाख रुपीज को प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट की कॉस्ट बोल सकता हूं क्या? आंसर है नो सर, ये तो टोटल कॉस्ट है, आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड पूरे साल भर की कॉस्ट है। अब पूरे साल भर की कॉस्ट है तो अब यहां पर एक छोटी सी समस्या आ जाती है। छोटी सी समस्या क्या आ जाती है दोस्तों कि आपके बुक की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि आपका जो वैल्यूएशन होगा वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों के कंबाइंड से जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्शन कॉस्ट पर वैल्यूएशन होगा, और इसे हम लोग एज ए प्रोडक्ट की कॉस्ट मानते हुए ट्रीट करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा, ये मेरी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है वेरिएबल ये मुझे पता है, लेकिन मेरे को फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एक बुक की कितनी है ये मुझे कैसे पता चले? ये मुझे कैसे पता चले कि एक फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एक यूनिट की कितनी होगी? ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब ये पता कैसे चले? अब आप लोगों को यह पता करने के लिए क्या करना है? एक एस्टिमेशन लेना है। अब मुझे बताओ, क्या मुझे 1 जनवरी को, क्योंकि मुझे ये वैल्यूएशन तो मुझे 1 जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी यूनिट्स तो हर 1 जनवरी को बिकती रहेगी, मतलब 1 जनवरी को भी बिकेगी, 2 जनवरी को बिकेगी, 5 जनवरी को बिकेगी एंड सो ऑन, बिकती चली जाएगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों से यह है दोस्तों, मुझे केवल इतनी सी बात बताइए आप लोग, क्या मुझे यह पता होगा कि पूरे साल भर में एग्जैक्टली इतनी यूनिट बिकेंगी? क्या मैं बता सकता हूं? क्या मैं बता सकता हूं कि मेरी जो पूरे साल भर में बुक्स बिकेंगी वो 1263 बुक्स बिकेंगी पूरे साल भर की? क्या ये मैं एग्जैक्ट प्रिसाइसली फिगर दे सकता हूं? आंसर है एब्सोल्युटली नो। एब्सोल्युटली नो सर, आप एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते हैं। अब पॉइंट अराइज होता है, अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता हूं तो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी? क्या करेंगे सर? फिर तो समस्या हो जाएगी। दोस्तों ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे? हमने लिया जी साहब, ये आपका टोटल जो प्रोडक्शन का ओवरहेड है फिक्स्ड, इसका एक बजटेड अमाउंट हो सकता है कि ये 12 लाख एक्चुअल अमाउंट ना हो, कई बार ये आपको एक्चुअल अमाउंट भी दिया जाता है, कई बार हो सकता है ये आपको बजटेड अमाउंट दिया हो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड नहीं भी दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमारे को
इस जगह पर एक यूनिट के लिए कितने रुपए की फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। इसके लिए दोस्तों हम एक चीज करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। तो हम यहां पर निकालेंगे एब्जॉर्प्शन रेट। और एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है? एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है आपका पूरे साल भर का जितना भी आपका फिक्स्ड ओवरहेड है वो ले लो और डिवाइडेड बाय आप कर दो आपकी जो भी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे, कि हां भाई आपका नॉर्मल कैपेसिटी आपका एस्टिमेटेड कि हां जी कहीं ना कहीं हम लोग इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करके सोल्ड आउट कर देंगे। तो दोस्तों अब मैंने इस क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग में बात करूं अगर, तो मुझे समवेयर यहां पर लेना है, लेट्स सपोज से मैं ये कह देता हूं कि पूरे साल भर की मेरी 8000 बुक्स बिकेंगी। मैंने एक एस्टिमेटेड फिगर लिया 8000। अब मेरा पॉइंट आपसे यह है, एक सेकंड, ये अर्जेंट कॉल है, किसी सेंट्रल काउंसिल मेंबर का कॉल है, तो जस्ट ए सेकंड। यस गाइस सॉरी, एंड अर्जेंट कॉल था, अब बेसिकली सेंट्रल काउंसिल मेंबर का खुद का कॉल आया था, तो दैट्स व्हाई मुझे फोन अटेंड करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो हमारे यहां पर क्या किया, हमने ये सोचा कि भैया हम कहीं ना कहीं 8000 यूनिट्स जो हैं हमारी बुक्स की वो हम साल भर में सोल्ड आउट कर देंगे। हमने एक एस्टिमेशन लगाया, एक बजटेड या नॉर्मल कैपेसिटी हमने लगाई। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि पूरे साल भर का जो रेंट है वो है 12 लाख, पूरे साल भर में मैं यूनिट्स बेच दूंगा 8000, तो क्या मेरे पास एक यूनिट से कितना रेंट लेना है? क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, आज हम लोग हमारे यहां से किसी भी तरह का कोई भी खर्चा निकलेगा, कोई भी खर्चा होगा, तो वो हम लोग हमारी प्राइस डिसाइड करते समय आप लोगों के साथ चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे और करना भी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने हमारा बुक्स का, केवल बुक्स का कॉस्ट नहीं जोड़ा, हमने हमारा जो रेंट लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो भी रेंट लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि हाँ जी आप लोगों के लिए ही हमने ऑफिस कर रखा है, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियोज वगैरह कर रखे हैं, सो ऑन है ना। तो उसका 12 लाख रुपीज का पूरे साल भर का जो है वो मेरा 12 लाख रुपीज का रेंट आ रहा है और मैं पूरे साल भर में 8000 यूनिट्स जो है वो बेचने की एक्सपेक्ट करता हूं। तो दैट मीन्स मेरा टोटल 150 जो है 150 150 रुपीज पर स्टूडेंट मेरा रेंट आ जाएगा। और दोस्तों ये जो 150 रुपीज की कैलकुलेशन मैंने की है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट। कई बार बच्चा मेरे को बोल देता है सर, अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये यहां पर सर आपने जो एब्जॉर्प्शन रेट निकाली, कोई जरूरी थोड़ी है सर आपका 150 रहे, हो सकता है ना सर, हो सकता है ना सर कि आपका जो है वो यहां पर 8000 की जगह 7000 ही आपकी यूनिट बिके, हो सकता है सर आपकी 7000 की जगह 9000 ही यूनिट बिके। तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, हर एक चीज संभव है। हो सकता है कि जो मैंने 8000 सोचा उसकी जगह मैं 7000 यूनिट बेचूं साल की, हो सकता है कि मैं 8000 की जगह मैं 9000 यूनिट बेचूं पूरे साल की। तो हर एक चीज संभव है, 7000 भी संभव है, 9000 भी संभव है। मैंने दोनों केस ले लिया कि 7000 भी संभव है, 9000 भी संभव है, एग्जैक्ट 8000 तो संभव नहीं है। मैं चलो आप लोगों के मानने के लिए मैं 8000 भी ले लेता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने एब्जॉर्प्शन रेट निकाली, डेफिनेटली निकाली सर। तो आपने 1800 लिया, यस सर लिया। आपने 150 रुपीज लिया, यस सर लिया। तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई? सर हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 1950। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 1950 की जो मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, क्या ये मैं हर एक प्रोडक्ट से चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा? आंसर है यस सर, आप हर एक प्रोडक्ट से चार्ज करोगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं 1950, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब मैं 1950 को चार्ज कर रहा हूं तो क्या ऑटोमेटिकली ये 150 रुपीज भी मेरे चार्ज होते जाएंगे? क्या हर एक यूनिट से मेरा एक यूनिट बिकेगा तो 1950 चार्ज, दूसरी यूनिट बिकेगी फिर 1950 चार्ज, तो क्या ऑटोमेटिकली ये मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी हर एक यूनिट से चार्ज होती जाएगी ना? बिल्कुल होती जाएगी। अब जब मैं इस चीज को चार्ज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं 150 रुपीज चार्ज कर रहा हूं तो मुझे एक चीज बताओ, हर एक यूनिट से चार्ज कर रहा हूं। लेट्स सपोज से पूरे साल भर में मेरी केवल 7000 यूनिट ही बिक पाई,
पूरे साल भर में मैंने केवल 7000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन में कर पाया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे 7000 पर @150 रुपीज के हिसाब से मैंने हर एक यूनिट से ये फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज किया होगा? कि सर केवल फिक्स्ड ही क्यों चार्ज किया होगा, वेरिएबल भी तो चार्ज किया होगा। मैंने कहा मैं फिक्स्ड की बात केवल इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी वो मुझे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट मुझे डे 1 से ही पता है। मुझे इस बुक के ऊपर कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो मुझे डे 1 से पता है, लेकिन मुझे रेंट का पर यूनिट कितना आएगा वो मुझे डे 1 से नहीं पता है। तो इसलिए मैं बात वेरिएबल कॉस्ट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो किसकी, मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड खर्चे की। तो दोस्तों फिक्स्ड जो खर्चा है उस फिक्स्ड खर्चे की मैं बात कर रहा हूं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 7000 यूनिट्स पर हर एक यूनिट से 150 रुपीज चार्ज कर रहा हूं तो मैं टोटल पूरे साल भर में मैंने क्या, मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने पूरे साल भर में 10,50,000 10,50,000 रुपए, क्या मैंने पूरे साल भर में 10,50,000 रुपए रिकवर कर लिए होंगे? क्या आंसर है यस सर, कर लिए होंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, 10,50,000 आपने पूरे साल भर में रिकवर किए, आपने जब पूरा साल खत्म हुआ तो आपको पता चला एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपका वो 12 लाख था। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 12 लाख, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड 10,50,000। मुझे एक चीज बताओ, जब आप प्रॉफिट बनाओगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो पूरे साल भर की कॉस्ट लेते हो कि नहीं लेते हो? आंसर है यस सर, पूरे साल भर की कॉस्ट लेते हैं। अरे सर पूरे साल भर की लेते हो तो यहां तो आपने केवल 10,50,000 रुपए ही रिकवर किया है, बाकी बचा हुआ क्या करें? तो दोस्तों आपके इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो रिकवर्ड ओवरहेड है, जो आपका रिकवर्ड ओवरहेड है वो क्या है? 10,50,000। जो आपका एक्चुअल ओवरहेड है वो कितना है सर? रिकवर्ड ओवरहेड 10,50,000, एक्चुअल ओवरहेड 12 लाख। मतलब कि रिकवर्ड 10,50,000, एक्चुअल है 12 लाख। मुझे ये बताइए क्या 1,50,000 रुपए हमने कम रिकवर किए हैं क्या? तो आप यहां देखोगे कि रिकवर्ड ओवरहेड इज लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, ये सिचुएशन है। मुझे एक चीज बताओ, जब एक्चुअल ओवरहेड की कंपैरिजन में आपका रिकवर्ड ओवरहेड कम आता है तो क्या मैं इस सिचुएशन को अंडर रिकवरी बोल दूं क्या? अंडर रिकवरी बोल दूं क्या? मैं इस सिचुएशन को अंडर रिकवरी बोल सकता हूं क्या, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो? दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। और ये अंडर रिकवरी किस सिचुएशन में होगी सर? तब सिचुएशन में होगी जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन आपके लेस देन होगा आपके बजटेड प्रोडक्शन से। जब आपका बजटेड प्रोडक्शन से कम है, क्योंकि आपने बजट बनाया था कि मैं पूरे साल भर में 8,000 यूनिट मैं पूरे साल भर में बना लूंगा, लेकिन आपने 8,000 नहीं, आपने बनाए 7,000 ही। इसका मतलब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन योर बजटेड प्रोडक्शन है। इस कारण से आपकी अंडर रिकवरी आई है, और अंडर रिकवरी आई है तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों को ध्यान से सुनना है। मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे मेरी पूरी एक्चुअल कॉस्ट चार्ज करनी है जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं? आंसर है यस सर, पूरा का पूरा एक्चुअल कॉस्ट चार्ज करनी है। अब मुझे बताओ ये अंडर रिकवरी कितने अमाउंट की होगी, ये मुझे कब पता चलेगा? सर ये आपको पूरे साल भर का समाप्त हो जाने के बाद पता चलेगा, दैट मींस ईयर एंड पर पता चलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ईयर एंड पर केवल इस 10,50,000 को ही चार्ज करूंगा तो क्या मैं मेरा प्रॉफिट मैन्युपुलेटेड नहीं होगा क्या? क्योंकि एक्चुअल में आपकी कॉस्ट है 12 लाख, एक्चुअल में आपकी कॉस्ट है 12 लाख, जबकि आपने अब तक केवल चार्ज किए हैं 10,50,000। इसका मतलब आपने 1,50,000 रुपए कम चार्ज किए हैं। से यस और नो? आंसर है यस सर, कम चार्ज किए हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, कम चार्ज किए हैं तो इस रिमेनिंग 1,50,000 का क्या करें? सर ये 1,50,000 और चार्ज करो। तो मुझे एक चीज बताओ, 1,50,000 को और चार्ज करूं, या मैं इसे यूं बोल दूं कि मेरी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में 1,50,000 और जोड़ दूं, तो क्या मेरा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी क्या? क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर मेरा 10,50,000 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। इस कॉस्ट के अंदर जो मैंने पूरे साल भर की लगाई इस 7,000 यूनिट्स पर, तो 7,000 यूनिट्स पर जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी वो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी फुल्ली चार्ज हो चुकी है, क्योंकि 7,000 को मैंने 1,800 से ले लिया तो मेरा फुल्ली चार्ज हो चुकी है। लेकिन जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इसमें चार्ज हुई है ओनली 10,50,000 ही।
तो इसका मतलब 1,50,000 कम चार्ज हुई है, तो मैं इन कॉस्ट में 1,50,000 को और ऐड कर दूंगा। और दोस्तों इसे कहते हैं अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट मैंने 8,000 सोचा था लेकिन 9,000 हो गई, तो मेरी रिकवरी कितनी होगी सर? वही 150 के हिसाब से। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 9,000, तो आपका सर ये आ जाएगा 13,50,000। अब मुझे एक चीज बताइए, आपका एक्चुअल कितना है? 12 लाख। आपने पूरे साल भर में चार्ज कितना कर लिया सर? 13,50,000। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर गया तो मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा क्या? अगर मैंने कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस मैंने 12 लाख की जगह 13,50,000 रुपए चार्ज कर लिया, तो एक्स्ट्रा खर्चा जो मैंने चार्ज किया है, उस एक्स्ट्रा खर्चे के चार्ज कर लेने के कारण से क्या मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? सर ये तो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमको क्या करना है, हमारी जो ये कॉस्ट में हमने यहां पर तो प्लस किया था, क्योंकि हमने कम चार्ज किया था तो और चार्ज करने के लिए हमने प्लस किया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हमने हमारे पूरे साल भर की कॉस्ट ली, लेकिन आपने देखा इस पूरे साल भर के अंदर जो हमारी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है वो तो बिल्कुल सही से चार्ज है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना दोस्तों, वो हमने 13,50,000 चार्ज कर ली, जबकि हमारी चार्ज होनी चाहिए थी ओनली 12 लाख। तो बाकी बचे हुए 1,50,000 जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर ली, क्या करना पड़ेगा सर? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे 1,50,000। इससे क्या बोलेंगे? बड़ा सिंपल है, जब आपका रिकवर्ड ओवरहेड जो है वो आपका ज्यादा हो एक्चुअल ओवरहेड से, तो इसका मतलब आपके सिचुएशन जो है वो क्या कहलाएगी सर? ओवर रिकवरी। और ये ओवर रिकवरी का क्या ऐसा बोल दूं क्या? ये इसलिए हुई क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन बजटेड प्रोडक्शन। क्योंकि हमने सोचा था 8,000 यूनिट का, एक्चुअल में हमने बना दिया 9,000, इसलिए ये सिचुएशन अराइज हुई। अब बड़े समझदार बच्चे जो हैं वो मुझे कह चुके हैं कि सर 8,000 के ऊपर ना तो अंडर रिकवरी आएगी ना ही ओवर रिकवरी आएगी। आई होप बड़े समझदार बच्चे इस चीज को पकड़ चुके होंगे। आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के साथ इस पॉइंट को समझाने की पूरी प्रयास करता हूं कि आखिरकार मुझे अब इस चीज को कैसे, किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, और मैं यहां पर किस तरीके से आप लोगों के लिए जो प्रॉफिट है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या मेरी पूरी सिनेरियो रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आइए दोस्तों एक सेकेंड। चलिए सॉरी। चलिए तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ ये जो चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा के लिए कैसे क्या रहेगा वो सिस्टम मैं आपको समझाता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग के बिल्कुल अपोजिट रहेगा थोड़ा सा काम, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इस वाले केस में, ठीक है? चलिए सबसे पहला आएगा, आप लिखेंगे सेल्स। मैं आप लोगों को कॉपी नहीं करना, हर एक चीज बुक में लिखी हुई है, बस बुक नहीं देखनी है आपको, केवल स्क्रीन देखनी है। सबसे पहले आएगा सेल्स। अब दोस्तों सेल्स के बाद में आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम क्या करते थे, हमारी सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करते थे, कंट्रीब्यूशन आता था, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते थे, प्रॉफिट आता था। लेकिन यहां पर क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहां पर करेंगे एडजस्टेड। हम लोग यहां पर निकालेंगे हमारा एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर हम निकाल रहे हैं एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा पश्चात वर्किंग नोट में कुछ आगे जाकर के। और जैसे ही मैं इसमें से ये लेस कर दूंगा दोस्तों, मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं लेस कर दूंगा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। मैं यहां पर लेस कर दूंगा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो मेरा वेरिएबल भी हो सकता है और वो मेरा फिक्स्ड भी हो सकता है। और ये सारी चीजें लेस करने के बाद मेरे पास एक प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट को मैं क्या कहूंगा दोस्तों, उस प्रॉफिट को कहूंगा मैं प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहूंगा। सर
आसान लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत की बात है। थोड़ी सी दिक्कत की बात क्या है, ये जो एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये थोड़ी सी दिक्कत है। कैसे देखिएगा, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है एक कॉलम क्वांटिटी का हो जाएगा, एक कॉलम रेट का हो जाएगा, एक कॉलम टोटल अमाउंट का हो जाएगा। इसमें आप ऐड कर देंगे आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन और इसमें से फिर आप लेस कर दोगे आपका क्लोजिंग स्टॉक। और ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ कर लेने के बाद आपके पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ कर लेने के बाद आपके पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर आपने तो कहा था एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों अभी आया मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप ध्यान से सुनना, क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी आएगी, ये तो ऑब्वियस बात है, ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा इस साल का एक्चुअल प्रोडक्शन और अकॉर्डिंगली ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ये हमारी टोटल सेल्स की जो क्वांटिटी है वो। पॉइंट अराइज होता है रेट का। दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमने यहां पर जो वैल्यूएशन किया था वो केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट पर किया था। हमने केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट पर किया था वैल्यूएशन। लेकिन यहां पर जो वैल्यूएशन होगा वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड दोनों को मिलाकर के जो अमाउंट आएगा उस पर किया जाएगा। आपका वेरिएबल कॉस्ट और एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड दोनों को मिलाकर के जो अमाउंट आता है उस पर किया जाएगा। अब ये पॉइंट अराइज होता है, सर ये कौन सा रंबाद हो गया, कौन सी समस्या हो गई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट तो हो गई आपकी 1800 जो बुक्स की है वो, प्लस आपको याद है हमने 150 रुपीज का फिक्स्ड ओवरहेड निकाला था वो, ये दोनों के दोनों अमाउंट आएंगे। अब पॉइंट अराइज होता है यहां पर ओपनिंग के जगह पर सर 1800 आएगा, ये कोई कंफर्म है क्या? आंसर है नो, ये कोई कंफर्म नहीं है। इसके लिए हम पिछले साल की वैल्यू देखेंगे। इसके लिए दोस्तों हम लोगों को पिछले साल का डेटा लेना होगा, पिछले साल की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे और फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग पिछले साल की ही एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर है। और इसमें हम लोग करंट ईयर का ही वेरिएबल कॉस्ट, करंट ईयर की ही फिक्स्ड कॉस्ट का जो एब्जॉर्प्शन निकाला वो लेंगे और यहां पर भी यही एज इट इज लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे तो सर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। क्वेश्चन ने आपने तो ऊपर बताया कि एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। मैंने कहा भैया इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, आपको अभी अभी याद है मैंने आपको अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड बताया। दोस्तों याद करो, यहां पर तो हमने जो बुक किया वो तो 150 के हिसाब से बुक किया है। अब आपका जो प्रोडक्शन है, कोई जरूरी थोड़ी है जो आपने बजट बनाया उसी बजट के अनुसार आपका एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया। आंसर है नो सर, इसमें चेंज हो सकता है। तो दोस्तों चेंज होगा तो या तो अंडर रिकवरी आएगी या ओवर रिकवरी आएगी। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर अंडर रिकवरी आएगी, आपको याद है 12 लाख की कॉस्ट थी और अंडर रिकवरी करके वो 10,50,000 रुपए ही रिकवर हुए थे, तो 1,50,000 रुपए हमारे कम रिकवर हुए थे। तो अंडर रिकवरी अगर आती है तो क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं। और मेरा पॉइंट आप लोगों से यह है, मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉस्ट हम लोगों ने निकाली इसके अंदर कितने रुपए की कॉस्ट इंक्लूड होगी? आंसर है सर ओनली 10,50,000 रुपए की कॉस्ट इंक्लूड है सर आपकी फिक्स्ड वाली कॉस्ट जो है वो 10,50,000 रुपए ही इंक्लूड है, क्योंकि सर आपने यहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन लिया है विच इज 7,000 और आपका बजट जो है वो कहता है 8,000 यूनिट आप बुक्स की बेचोगे, तो 1,000 यूनिट्स आप लोगों का जो डिफरेंस है उस 1,000 रुपए पर 150 रुपीज के हिसाब से ये जो डिफरेंस आया वो है 1,50,000 की अंडर रिकवरी। और अंडर रिकवरी क्योंकि आपने 10,50,000 रुपए ही जोड़ा है इस वैल्यू में, तो आपको जोड़ना कितना था सर? 12 लाख। तो जोड़ना था 12 लाख, जोड़ा है 10,50,000, इसका मतलब 1,50,000 और जोड़ देंगे।
इस कारण से अंडर रिकवरी जो है उसको हमने ऐड किया है और ओवर रिकवरी जो है उसको हमने लेस किया है। और अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी को जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहां पर आपने 7000 बुक्स ही प्रोड्यूस करी, जबकि आपने ये जो 150 की रेट निकाली थी ना, आपको पता है मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में ही बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जिस लेवल पर कैलकुलेट की होती है उसी लेवल से उसका टोटल मैच करता है। अदरवाइज आपने दूसरा यूनिट लिया है तो आपका मैच नहीं करेगा। आप 8000 यूनिट लाओगे तो बिल्कुल आप 8000 इधर लाओ, 150 इधर है, दोनों का टोटल करोगे तो ये 12 लाख आ जाएगा, मैच हो जाएगा, नो अंडर रिकवरी नो ओवर रिकवरी। लेकिन अगर आपका ये यूनिट 7000 हो गया, इसका मतलब आपने रिकवर 1,50,000 रुपए कम किया है। और जब कॉस्ट इसके अंदर केवल इंक्लूड ही कॉस्ट 10,50,000 है, इंक्लूड होनी चाहिए थी एक्चुअल जो कि है 12,50,000, सॉरी 12 लाख, तो 10,50,000 की ही रिकवरी आपने करी, जबकि होनी चाहिए थी 12 लाख, तो 1,50,000 आपकी अंडर रिकवरी है। तो 1,50,000 अगर आपके अंडर रिकवरी है तो वो 1,50,000 यहां पर आपकी ऐड हो जाएगी। और ये ऐड होते ही आपका एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है? बस फिर हो गया। अगर ये हो जाता है तो आपका काम हो गया। जस्ट अब मैं लूंगा 1 सेकंड के लिए पानी का ब्रेक, एक बार फिर वापस से आपको पूरा रिकैप कराऊंगा, देन हम लोग इसके नोट्स पर आएंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा। यस गाइज, सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। उस एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी मैं बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और फिर मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच का एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपको बताऊंगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से स्क्रीन पर देखना है। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों को भी कॉपी करना है, आप लोगों को कॉपी करना है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे कहने से थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज मेरे कहने से थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जस्ट ए सेकेंड। उप्स उप्स उप्स, मेरे को एक बार के लिए पेज ऐड करना है। यस गाइस, चलिए। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। एग्जाम्पल, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है हमारा, लेट्स सपोज से 10,000। प्रोडक्शन जो है वो है हमारा, लेट्स सपोज से 1,05,000। प्रोडक्शन है 1,05,000। सेल्स जो है वो है हमारी 1,10,000 एंड वो है आप लोगों का एट द रेट, लेट्स सपोज मैंने कॉस्ट उसका लिखा, वो आपको है एट द रेट 200 रुपीज पर। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। मैंने यहां पर आप लोगों के लिए कुछ फिगर लिखे, बजटेड फिगर। बजटेड फिगर के हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए कुछ फिगर लिखे हैं। वो क्या है, आप लोगों का वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वो है आप लोगों के लिए लेट्स सपोज से 60 रुपीज। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपको पूरे साल भर का वो दे रखा है, एक सेकंड,
40 लाख रुपीज इसके अलावा जो है वो आपको एक्चुअल कुछ कॉस्ट दे रखी हैं और एक्चुअल कॉस्ट में आपको दे रखा है वेरिएबल, प्रोडक्शन कॉस्ट, आपको जो बजटेड प्रोडक्शन जो दिया हुआ है, आपका बजटेड प्रोडक्शन था 1 लाख यूनिट का। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी आ गई, लेट्स सपोज से वही आपकी आ गई है 65 रुपीज। जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है वो फिक्स्ड ओवरहेड आ गया आपका एक्चुअल अमाउंट, और वो आ गया है आप लोगों के लिए ये आ गया आपका लेट्स सपोज से 41 लाख का। सर बजट और एक्चुअल में चेंज हो सकता है? आंसर है यस, हो सकता है। फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। इसके अलावा आपके पास फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो आ गया आपका। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है जो है दोस्तों वो आ गया लेट्स सपोज से आपके पास यहां पर ये हो गया आपका 60, 40, 100, ये हो गया आपका 20 लाख। आपके पास वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो आ गई आपके पास ₹20, और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है वो आ गई दोस्तों लेट्स सपोज से आपके पास ₹10 लाख। और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपको पूरा लिखना है, मैंने एम एंड ए लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है। दोस्तों कुछ ये सिचुएशन आप लोगों के समक्ष अगर आती है तो उस सिचुएशन में आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरह से मार्जिनल से प्रॉफिट आएगा, किस तरह से आप लोगों का एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट आएगा, वो आपको बताना है। अब दोस्तों इस जगह पर ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया एक आसान चीज से, और आसान क्या है सर? मार्जिनल से निकालना। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट मैंने निकाला, इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहले मुझे क्या लेना है? डेफिनेटली मैं सेल्स पर जाऊंगा। सेल्स कितनी होगी सर? सेल्स आपको दे रखी है ऊपर ही ऊपर 1,10,000 यूनिट @200। तो 1,10,000 @200, तो ये हो गया सर 220 लाख। क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसमें से आपको बताया क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो आपको बताया सिंस हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहां से लेस करेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम यहां से लेस करेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ना कि एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहां पर हम लोग वेरिएबल लेंगे और उसके लिए हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बारे में कैलकुलेशन मैं नीचे करूंगा। उसके अलावा जो भी बाकी सारी सिचुएशन है वो सारी मैं कर देता हूं। माइनस कर दिया मेरा वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो है आपका @20, और आप लोगों को पता है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट होती है वो आपकी सेल्स यूनिट पर लगती है, और सेल्स यूनिट है आपकी 1,10,000 यूनिट। ये रही 1,10,000, तो 1,10,000 पर आप लोग लगाएंगे @20, तो ये आ जाएगा आपका 22 लाख। और दोस्तों जब इसमें से आप ये लेस कर देंगे, सेल्स में से दोनों वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे, तो आपके पास एक अमाउंट आएगा जिसे हम लोग कहेंगे कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से आप लोग लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास यहां पर जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 3। अब पॉइंट आता है सर
फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी लेनी है? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे, क्योंकि हम साल के अंत में जब हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना रहे हैं तब हमारे पास एक्चुअल फिगर आ चुका होता है। तो अब एक्चुअल फिगर आ चुका है तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एक तो हो गई प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक हो गई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एक हो गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है वो दोस्तों वो कितनी है? तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपकी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है वो है आपका 41 लाख, वो है 41 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो वो है आपका फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन 20 लाख, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वो है आपका 10 लाख। तो ऐसा करके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपके पास आ जाता है, और वो आपके पास निकल के आ जाता है 71 लाख का। और दोस्तों जब मैं इस कंट्रीब्यूशन में से आपका फिक्स कॉस्ट लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन समस्या यहां तक नहीं है, क्योंकि यहां तक में तो हमने सारी चीज कर दी। आपने देखा, मैंने आपको बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेशन करते समय केवल समस्या आएगी तो वो केवल एक जगह आएगी, और वो है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में। अब आइए दोस्तों हम लोग इसके वर्किंग नोट पर आते हैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन निकालते हैं, जिसमें ये कॉलम आ गया आपका पर्टिकुलर्स का, ये कॉलम आ गया आपकी क्वांटिटी का, ये कॉलम आ गया आपकी रेट का, और ये कॉलम आ गया आपका फाइनल अमाउंट का। दोस्तों मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है, यहां पर सबसे पहले मेरा पॉइंट आएगा ओपनिंग स्टॉक का कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है मुझे पता है। इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरा प्रोडक्शन, मैं आपको बता दूं, अगर ये एक एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया ना तो इस पूरे चैप्टर को आप कर पाएंगे, इस पूरे चैप्टर को आप आसानी से कर पाएंगे। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपका प्रोडक्शन, अब ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है सर, ध्यान से देखो, ऊपर ही ऊपर दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस किया प्रोडक्शन जो कि आपको कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है हमको 1,05,000, ये लीजिए 1,05,000। इसमें से लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। अब समस्या यह है कि सर क्लोजिंग स्टॉक हमारे को दे नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, आप बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो बैलेंसिंग फिगर से आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। इससे आप जब ये काम कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग केवल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहे हैं और आपका जो है केवल और केवल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके ले रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, ध्यान से सुनना, मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी दो हैं, एक मेरे पास 60 है, एक मेरे पास 65 है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, मुझे कौन सा लेना है दोनों में से? बड़े समझदार बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर को सीरियसली देखा था वो मुझे बता सकते हैं कि सर ये जो 60 है ये बजटेड फिगर है, और आपने अपने नोट्स में भी ये चीज हमको लिखवाई थी कि अगर क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर का डेटा ना दे रखा हो लेकिन अगर बजटेड डेटा दे रखा है तो बजटेड डेटा इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर पास्ट। तो बजटेड डेटा ऑलवेज बेस्ड होता है पास्ट पर, तो इसका मतलब ये जो 60 रुपीज है ये पास्ट के आधार पर है, और आपको ये बजटेड डेटा आपके ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में काम ले लेना है। तो ये लीजिए 60, और आपके इसके अलावा जो भी करंट ईयर के जो भी डेटा हैं वो सारे क्या होंगे, वो जाएंगे सर 65 एंड 65 पर, क्योंकि ये करंट ईयर के एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे जो कि है हमारी 65। क्लियर है, गॉट इट। टोटल एक्चुअल सेल्स कितनी है सर, 1,10,000 है, तो मुझे यहां पर ये मेरे को पता है कि ये 1,10,000 आना है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ओपनिंग था 10,000, आपने ओपनिंग 10,000 था, फिर प्रोडक्शन कर लिया 1,05,000, इसका मतलब टोटल आपके पास स्टॉक में 1,15,000 हो चुका था। और 1,15,000 में से आपने 1,10,000 जो है वो सोल्ड आउट कर दिया। तो सोल्ड आउट अगर आपने 1,10,000 कर दिया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आपके यहां पर 5,000 यूनिट क्लोजिंग बच गई है? आंसर है यस। और अगर मैं ये बोल सकता हूं तो दोस्तों ये बैलेंसिंग फिगर से आया है,
तो ये आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख। ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 105, तो ये हो जाएगा आपका 68 लाख, 68.25 लाख। और इसमें से आप लेस कर देंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 65, दैट मीन्स 3.25 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, ये आप लेस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ऐसा करने से आपका कितना आ रहा है, 6 + 68.25 माइनस 3.25, तो दैट मीन्स ये आ गया आपका 71 लाख। और दोस्तों ये जो 71 लाख वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सोल्ड है, ये चल जाएगा आपका 71 यहां पर, ये चल जाएगा आपका 71 लाख यहां पर। और ये आ गया तो अब तो हमारा काम हो गया, 220 माइनस 71 माइनस 22, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा 127 लाख का। और 127 लाख में से आप 71 का फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 56 लाख का। दैट्स इट। मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालना तो इतना आसान है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग से तो प्रॉफिट निकालना इतना आसान है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो हमारे को जानना है। तो आइए दोस्तों हम लोग अब निकालते हैं एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो है हमारा एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट। जस्ट ए सेकेंड गाइस, यस गाइस, सो चलते। तो ये हो गई पूरी की पूरी बात आप लोगों के लिए किसकी, मार्जिनल कॉस्टिंग की। अब आइए असली कार्यक्रम चालू करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी अगेन जो समस्या है ना, वो ये खेल पूरा इस वर्किंग नोट का है। मतलब आप चाहे मार्जिनल से निकालो चाहे एब्जॉर्प्शन से निकालो, खेल पूरा वर्किंग नोट का है। कैसे इसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। अब मैं सेल्स वाला जो फिगर है ना, वो कैसे कैलकुलेट हुआ वो नहीं लूंगा। सेल्स आपकी जो ऊपर थी वही यहां पर आएगी, दैट मीन्स 220 लाख, 220 लाख। इसमें से मैं लेस कर दूंगा मेरा एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वर्किंग नोट में जाएगा, नहीं पता वर्किंग नोट में जाएगा। जैसे ही आप ये लेस कर दोगे तो दोस्तों मेरे पास एक फिगर आएगा, उस फिगर को मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, वो फिगर क्या होगा कैसे होगा वो मुझे तब पता चलेगा जब मेरे पास एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। फिर इसके बाद में मैं लेस कर दूंगा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मेरे पास वेरिएबल है नहीं, केवल और केवल फिक्स्ड ही है। तो फिक्स्ड जो है वो मेरे को दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन 20 लाख, तो मेरे पास वो आ जाएगा 20 लाख। देन मैं लेस करूंगा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो जरूर मेरे पास वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। तो वेरिएबल कितना है सर, वेरिएबल जो ऊपर था वही यहां पर आएगा। तो वेरिएबल 22 का था, ये लीजिए वेरिएबल 22 का। फिक्स्ड जो है वो आप लोगों का फिक्स्ड वहां पर आ रहा था 10 लाख का, तो ये लीजिए यहां पर भी ये 10 लाख। अब ध्यान से सुनना है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, चाहे अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है। आप सोच के देखो, मैंने इस 22 लाख को एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकालने से पहले लेस किया था। अब वो कंट्रीब्यूशन निकालने से पहले लेस करूं, चाहे यहां पर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद में लेस किया, लेस तो किया ना। क्या मैंने 22 ही लेस किया था वहां पर भी? आंसर है यस सर, वहां पर भी 22 लेस किया था, यस। वहां पर भी क्या मैंने 10 लाख ही लेस किया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स्ड का? आंसर है यस सर, वही लेस किया था। तो क्या मैंने वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी यही लेस किया था? आंसर है यस सर, यही लेस किया था। क्या सेल्स भी मैंने यही ली थी क्या मार्जिनल में? आंसर है यस सर, यही ली थी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सब कुछ चीज यही ली थी तब तो फिर सर मार्जिनल का और एब्जॉर्प्शन का सेम प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन दोस्तों सेम नहीं आएगा। सेम क्यों नहीं आएगा उसके पीछे का भी लॉजिक बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि दोनों में जो डिफरेंस का कारण है वो ना तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बनेगा, ना ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बनेगा, ना ही सेल्स बनेगा।
ये तीनों चीजें इनके डिफरेंस का कारण कभी नहीं बनेंगी। कारण बनेगा तो केवल ये एक एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसमें भी क्या करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। अब आइए असली कार्यक्रम पर चलते हैं। असली कार्यक्रम इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देखते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि जब मैं एब्जॉर्प्शन से काम कर रहा हूं तो एब्जॉर्प्शन से काम करने के लिए मुझे जो है वो मुझे एक एब्जॉर्ब्ड रेट की जरूरत पड़ेगी। और एब्जॉर्ब्ड रेट की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? अब बच्चा बोलते हैं सर कैसी कैसी बातें करते हो सर, एब्जॉर्ब्ड रेट की जरूरत क्यों पड़ेगी? दोस्तों सर ये देखो ना सर, ये देखो 41 लाख एक्चुअल अमाउंट दे तो रखा है आपको। मैं आपको बता दूं, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हमने एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट माना है। और प्रोडक्ट कॉस्ट माना है इसका मतलब कि हम साल के शुरुआती दिन भी वही थी और साल के एंड में भी वही है। इसका मतलब मुझे जो रेट लेनी है वो रेट मुझे पहले दिन कैलकुलेट करनी थी, और फर्स्ट डे मुझे 41 लाख एक्चुअल अमाउंट नहीं पता था। तो सिंस 41 लाख मुझे एक्चुअल अमाउंट नहीं पता था तो भूल जाओ ये पता है, तो इसका मतलब हमारे पास तो सर फिर केवल यही फिगर थे। इसका मतलब फिर हमारे पास तो यही फिगर थे। और इन फिगर्स के आधार पर क्या, मुझे एक चीज आप बताइए, क्या इन फिगर्स के बेसिस पर आप मुझे इतना सा बता सकते हैं क्या कि आपकी एब्जॉर्ब्ड रेट क्या आएगी? सर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे? सर ये देखो, आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 40 लाख का, बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 1 लाख यूनिट का, तो सर आपकी एब्जॉर्ब्ड रेट है वो बड़ी आसानी से आ जाएगी 40 रुपए, 40 रुपीज ओनली। तो लिख दो फिर। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई गई है, जो इस क्वेश्चन की सबसे टफेस्ट पॉइंट में से एक है, तो बस तो हो गया फिर काम। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैंने नोट बना करके आपको नोट्स में लिखे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करूं तो टोटल हो गया आपका 40 लाख का बजट। ध्यान रखिएगा, चाहे आप स्टार मार्क करके लिख लो, वी विल ऑलवेज टेक बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे हम लोग टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट, और बजटेड प्रोडक्शन ही लेंगे, तो यहां पर 1 लाख हो गया, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट आ गई ₹40। अब मेरा पॉइंट आप लोगों से यह है, अब मैं यहां पर जो वर्किंग नोट बना रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ, ये हो गया मेरा वर्किंग नोट स्टार्ट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और रुपीस। अब मैं आपको पूछूं कि सर इसका ओपनिंग स्टॉक पता है क्या? आंसर है यस सर, ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स का था, पता है। क्या प्रोडक्शन पता है क्या? यस सर, प्रोडक्शन भी पता है, 1,05,000 यूनिट्स का था। अब तो सर हमको क्लोजिंग स्टॉक तक भी पता चल गया, अब तो हमको क्लोजिंग स्टॉक तक भी पता चल गया। और क्लोजिंग स्टॉक सर जो है ना सर, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है ना सर, वो हमारा 5,000 का आया था, और हमने 1,10,000 यूनिट बेची थी। 1,10,000 यूनिट बेची थी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मुझे ये पूछना है यहां पर रेट कौन सी लूं? तो दोस्तों रेट यहां पर जो होगी आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है इस रेट के अंदर हम लोग हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लेते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं। दैट मीन्स वेरिएबल प्लस फिक्स्ड बोथ। तो हम लोग यहां पर आपका वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों लेंगे। और वेरिएबल प्लस फिक्स्ड के लिए बात करें तो आपको वेरिएबल कितनी है ये तो हमको पता है, 60, 65, 65, 60, 65, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में 60 आएगी, यहां पर 65 आएगा, यहां पर भी 65 आएगा। लेकिन यहां पर हम लोग इसमें हर एक में हम लोग 40 रुपीज ऐड करेंगे, प्लस 40, यहां पर भी प्लस 40। सर क्या ओपनिंग में भी हमारी एब्जॉर्प्शन रेट यही चलेगी? मैंने कहा वही आपका जो बजटेड फिगर है, जो आपका बजटेड फिगर है वही आपका पास्ट के डेटा से आया है, उसकी आपको कोई एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है, तो वही एब्जॉर्प्शन रेट आपकी वहां पर भी काउंट की जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ये तो हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 105, और ये हो गया आपका 105। और इसके बेसिस पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो आ जाएगा आपका 10 लाख।
ये आ गया आपका 10 लाख। यहां की बात करता हूं तो 105 मल्टीप्लाई बाय 1,05,000 तो आएगा 110.25। यहां की बात करता हूं तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105 तो ये आएगा आपका 5.25। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपका लेस हो गया। अब आपको यहां पर 10 प्लस 110.25 माइनस 5.25 करना है, तो आपके पास 115 लाख आ गया। ये क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि अभी भी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आया है। एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों नहीं आया है सर? मैंने कहा ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि आप यहां देखो, आपने यहां पर जब ये रेट कैलकुलेट करी थी तो आपने इस रेट को कैलकुलेट करते समय आपने 1 लाख यूनिट पकड़ा है, और जबकि एक्चुअल में जब प्रोडक्शन करने गए तो आपने 1,05,000 यूनिट्स की है। इसका मतलब यह है कि जब आपने रिकवर किया तो रिकवरी आपकी 1,05,000 यूनिट की हुई है। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर देता हूं, रिकवर्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और वो कितना होगा सर? एट द रेट ऑफ 40, और किस पर होगा? ऑन। अब बच्चा मेरे को बोल देता सर ओपनिंग स्टॉक पर भी तो हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पर भी तो हुआ है। मैंने कहा दोस्तों मैं यहां पर जो काम कर रहा हूं वो सेल्स के रिगार्ड में कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं वो सेल्स के रिगार्ड में कर रहा हूं। तो सर फिर ऐसे तो सर आपका फिर यहां पर आप केवल प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है उसी में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी निकालोगे। मैंने कहा हां जी, केवल उसी में निकालूंगा। और दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी को एडजस्ट कर दिया तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट पर आ गया क्या? क्योंकि आप देखो वेरिएबल कॉस्ट मैंने 65 ली थी, वेरिएबल कॉस्ट मैंने 65 ली है, मार्जिनल में भी 65 ली थी, लेकिन यहां पर जब मैं वैल्यूएशन करने गया तो मैंने यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट 40 रुपए और ली है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मैंने 40 रुपए ली और उसमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी निकाल दी। अभी मैं समझाऊंगा एक चीज। ऑन किस पर? 1,05,000 यूनिट पर। अब 1,05,000 यूनिट की बात करता हूं तो मेरे को यहां पर टोटल 42 लाख रिकवर हो गए। टोटल रिकवरी कितनी हो गई? 42 लाख, जबकि मेरा एक्चुअल ओवरहेड क्या है? अब ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर जब कंपेयर करने जाऊंगा तो मैं 40 लाख के बजट से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल से। और यहां पर आप देखोगे तो यहां से आपको पता चलता है कि आपने रिकवरी कर दी ज्यादा, एक्चुअल में बनता है कम। तो एक्चुअल में बनता है कम, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आपने ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कर दिया, और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड जो है वो है आपका 1 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं कॉस्ट, और इस 1,15,000 रुपए के अंदर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या इस 1,15,000 रुपए में जो मैंने रिकवरी करी 42 लाख की, क्या यह शामिल है? क्या यह शामिल है? क्या 42 लाख की जो मैंने रिकवरी करी, क्या यह शामिल है? आंसर चाहो तो कंपेयर कर लो। यहां पर 68.25 है, यहां प्रोडक्शन 68.25 है, और यहां पर 110.25 है। तो आप इनका डिफरेंस देखो, 110.25 माइनस 68.25, तो ये किसका डिफरेंस कितना आया? 42 लाख का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस क्या कहता है? ये डिफरेंस कहता है कि साहब आपने यहां पर जो वैल्यूएशन किया है ना, वो प्रोडक्शन का वैल्यूएशन आपने 42 लाख ज्यादा किया है इन कंपैरिजन टू द मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब यह है यहां पर हमने 42 लाख इंक्लूड किया है, लेकिन एक्चुअल में जब कॉस्ट की बात की जाती है तो वो कॉस्ट हमारी कितनी लगी है? केवल 41 लाख लगी है। तो अगर मैं इसमें से लेस कर दूंगा मेरी ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड को, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड को अगर मैं लेस कर देता हूं, जो कि है मेरी 1 लाख की, अगर मैं उसको लेस कर देता हूं तो क्या मेरे पास 114 लाख की एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी क्या? अभी मैं इसको कंपेयर भी करा देता हूं, आप ध्यान से सुनना। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मैंने जो प्रोडक्शन को वैल्यू किया वो किया था 68.25 पर। यस और नो? अरे भैया देखो ना,
ये रहा 68.25 पर प्रोडक्शन को वैल्यू किया, यस। मैंने वहां पर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लिया सर 41 लाख। अरे भैया दिख रहा है ना, ये रहा 41 लाख। प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये भी लिया है ना, लेस किया है ना, कॉस्ट में शामिल किया है ना। इसका मतलब क्या है सर, आपने 68.25 तो वेरिएबल माना और 41 लाख का आपने फिक्स्ड माना। ये तो वेरिएबल, ये फिक्स्ड। वही जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वैल्यूएशन करने गया तो मैंने इसको 110.25 माना, लेकिन इसमें से मैंने 1 लाख वापस से लेस कर दिए, 1 लाख वापस से लेस कर दिए ओवर रिकवरी बोल करके मैंने 1 लाख लेस कर दिए। तो अल्टीमेटली मैंने कितने की कॉस्ट मानी प्रोडक्शन की, 109.25। इसका टोटल लगाना तो देखें सर, बिना बोले बोल सकता हूं 109.25। अब मुझे बताओ, अगर मैंने अल्टीमेटली कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्टिंग के समय पर रिकवर करी है वो मेरी 109.25 की रिकवर करी है और यहां पर भी 109.25 की रिकवर करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब प्रोडक्शन के कारण से कभी भी प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आता। सर कैसी कैसी बातें करते हो सर, मतलब हमको पागल बना दिया आपने। देखो इधर प्रोडक्शन के कारण से डिफरेंस नहीं आता आपका, देखो सर ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से आता है क्योंकि वहां पर भी 20, यहां पे भी 20, वहां पर भी 10, वहां पर भी 10, यहां पर भी 22, वहां पर भी 22। सर फिर डिफरेंस आता किसके कारण से है, सेल्स भी आपकी सेम है। अल्टीमेटली आपने क्या किया और इधर से आपने 71 और 41 करके एडजस्ट कर दिए, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी आपने सेम को कर दिया कि यहां पर भी प्रोडक्शन जो आया था वो 109.25, यहां पर भी 109.25। तो फिर डिफरेंस है का दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज द ओनली रीजन बिहाइंड द डिफरेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। इन दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है केवल वही कारण है आपके प्रॉफिट का डिफरेंस का। अब इस 114 लाख को ले जाकर के मैं यहां लिख दूंगा 114 लाख, और जैसे ही 220 में से हम इसको लेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 106 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। और इस 106 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं इनका जो टोटल है वो आ रहा है मेरा 52 लाख का, और 52 लाख का मैं डिफरेंस लेस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 54 लाख का। और ये 54 लाख का प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आएगा। एज पर मार्जिनल मेरा जो प्रॉफिट है वो 56 लाख का आ रहा था, एज पर एब्जॉर्प्शन मेरा 54 लाख का आ रहा है। इसके पीछे जो ये 2 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं। आइए दोस्तों, इसके पीछे का रीजन बताता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो क्या कहती है, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। अब मैंने आपको यह तो बता ही दिया कि स्टॉक के कारण से ही डिफरेंस आता है, तो टू ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करता हूं तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है वैल्यूएशन जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट पर होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर कितने रुपए से वैल्यू किया है मार्जिनल में, ये रहा। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख पर वैल्यू किया है, क्लोजिंग स्टॉक 3.25 पर वैल्यू किया है। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख पर वैल्यू किया है, क्लोजिंग स्टॉक 3.25 लाख पर वैल्यू किया है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आइए, अब बात कर लेते हैं यही चीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की आप देखोगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू किया है आपने 10 लाख पर और इसको किया है 5.25 लाख पर। इसको किया है 10 लाख पर, इसको किया है 5.25 लाख पर। अब मुझे एक चीज का जवाब आप दे दीजिए, क्या यहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 4 लाख रुपए से ओवर वैल्यूड है क्या? आंसर है यस। क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 2 लाख रुपीज से क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है क्या? आंसर है यस सर। मुझे एक चीज बताओ, आपका एब्जॉर्प्शन से जो प्रॉफिट है वो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है भैया? एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट 54 लाख, 54 लाख। और मार्जिनल से जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है साहब 56 लाख। अब ध्यान से सुनना,
जब भी मुझे एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल के लिए रिकंसिलिएशन बोलेगा ना क्वेश्चन, कि आप इन दोनों के बीच में रिकॉन्सिलिएशन बना करके बताइए, तो दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है, हमारे पास यहां पर दो ही कारण है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये हमेशा ओवर वैल्यूड मिलेंगे। मतलब क्योंकि मैं इसको ये बोलूं कि एब्जॉर्प्शन में ओवर वैल्यूड है, या मैं यूं बोलूं मार्जिनल में अंडर वैल्यूड है, एक ही बात है ना। मैं यहां पर आपको कोई सा भी एक रास्ता बता रहा हूं, आप दूसरे रास्ते से जाओगे, अपोजिट कर दोगे। मुझे एक चीज बताओ, जब एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट निकाला था तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आया था, तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10 लाख से आया था, जबकि मार्जिनल कहता है कि ना जी ना, ओनली 6 लाख ही लेस होना था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब हमने प्रॉफिट निकाला था तो हमने पूरे 10 लाख लेस किए थे, और अगर मुझे जर्नी जानी है आपकी मार्जिनल पे, तो मैं क्या कहूंगा, लेस होने चाहिए थे ओनली 6, कर दिए पूरे 10, इसका मतलब 4 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा लेस कर दिए। और दोस्तों उसे कहते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू कर दिया, इसका मतलब क्या है कि हमको लेस करने चाहिए थे केवल 6 लाख, लेस कर दिए 10 लाख, इसका मतलब 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेस कर दिए। तो 4 लाख रुपए अगर आपने एक्स्ट्रा लेस कर दिए, तो क्या उस 4 लाख को आपको वापस से एड बैक कर लेना चाहिए क्या? आंसर है यस सर, उन 4 लाख को वापस से एड बैक कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। आपका मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है 3.25, आपका एब्जॉर्प्शन कहता है 5.25। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आपने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकाला होगा तो आपने क्रेडिट साइड में 5.25 था, क्रेडिट साइड में 5.25 था, तो आपने क्रेडिट साइड वाले को कंसीडर किया होगा। तो क्रेडिट साइड वाले को जब आपने कंसीडर किया तो दैट मींस आपने 5.25 लाख ऐड किए थे, जबकि मार्जिनल कहता है केवल 3.25 ही ऐड करने थे। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालते समय हमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, उसको अब आप लेस कर दो। तो अगर इस 2 लाख को आप लेस कर देते हो तो आपका आंसर 56 लाख आएगा, चेक कर लो। और दोस्तों इसे बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और दोस्तों अब आप लोगों को यह पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। और दोस्तों अब आप चाहें तो इसको कर सकते हैं कॉपी, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोग सीधा सा थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा कॉपी करते समय थोड़ा सा डिटेल में कॉपी ऐसे कर लेंगे, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर इसमें से आपको ये ऐड कर देना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये लिखना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूएशन है, और इसमें से माइनस कर देना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दैट्स ऑल। इसी के साथ आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। दैट मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, उससे प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये पूरा का पूरा हो जाता है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अगर किसी भी बच्चे का ये कॉपी होने से रह जाता है तो मैं आपको बताता हूं कि मैं इसको एक एक चीज को वापस से आप लोगों को इलेबोरेट कर रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, उस जगह पर जिस भी जगह आपका कॉपी होने से रह गया उस जगह पर आप लोग इसको वीडियो को अकॉर्डिंगली पॉज करके कॉपी कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप लोगों के लिए सबसे पहला मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया था, प्रोडक्शन दे दिया, सेल्स दे दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो वो डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिर मैंने आपको बजटेड फिगर दिया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का, मैंने आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है, ये फिक्स्ड ओवरहेड आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेना कि ये प्रोडक्शन का है, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन का। और फिर प्रोडक्शन कितना है वो आपको दे दिया 1 लाख, तो दैट मीन बजटेड क्वांटिटी भी आपको दे दी। अब फिर हमने एक्चुअल क्वांटिटी पर आए, एक्चुअल डिटेल्स पर आए, तो हमने एक्चुअल देखा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 65 हो गया 60 की जगह, जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 41 लाख हो गया, दैट मींस वहां पर भी बजटेड अमाउंट भी बढ़ गया, और फिक्स्ड एक्चुअल ओवरहेड जो है वो दे ही दिया, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट कैलकुलेट करो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाया एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग।
एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मेरे को पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो सारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सारी लेस होती हैं, तो मेरे पास आता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से सारी की सारी फिक्स कॉस्ट लेस होती हैं, तो आता है प्रॉफिट। समस्या मेरे को कहीं पर भी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिखने में, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लिखने में, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखने में दिक्कत नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर दिक्कत आई तो वो 71 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ, केवल उसमें आई दिक्कत। तो 71 लाख कैलकुलेट कैसे हुआ, उसके लिए हमने बनाया एक वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट में मैंने क्या किया, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है और मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि वैल्यूएशन करेंगे हम लोग हमारा ऑन वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको पता है ओपनिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो किस पे वैल्यू होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी, सर ओपनिंग स्टॉक जो इस साल हमारा है वो पिछले साल बना होगा, तो पिछले साल की जो कॉस्ट है उसको लो सर। अब क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट ईयर का डेटा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने बजटेड डेटा दिया है, तो क्वेश्चन ने अगर आपको बजटेड डेटा दिया है तो आप उसको कंसीडर करेंगे। तो हमने बजटेड डेटा को कंसीडर किया और हमने बजटेड 60 रुपीज लेकर के ओपनिंग स्टॉक ले लिया, प्रोडक्शन ले लिया आपका इस साल के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट हमको पता होता है वेरिएबल का, वो ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका इस साल के एक्चुअल पर वैल्यू कर दिया, तो हमके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, उसको वहां पे पुट कर दिया, आंसर आ गया, दैट्स इट, काम खत्म। बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। समस्या इसमें है, समस्या इसमें क्या है, सेल्स सेम फिगर, लेस करना है एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही तो पंगा है, यही तो नहीं आता है। अब ये कैसे आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सेकंड के नीचे। अगर मैं उसको लेस कर दूंगा तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे लेस कर देना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, दिया हुआ है, कैलकुलेट किया, डाला, काम खत्म। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स्ड दिया है, जो नहीं दिया उसको वेरिएबल वाले को कैलकुलेट किया, डाला, काम खत्म, हो गया काम, प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट रेडी हो सकता है, केवल एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके अंदर समस्या होती है। आइए उसको हमने किया, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, उसके लिए हमने सबसे पहले एक रिकवरी रेट निकाली। और उस रिकवरी रेट को कैसे निकाला, तो यहां पर बच्चा पहली गलती यहां पर कर बैठता है कि बच्चा जो रिकवरी रेट निकाल रहा है वो रिकवरी रेट हमारी एक्चुअल पर निकाल देता है, तबकि एक्चुअल पर नहीं, ये बजटेड अमाउंट के ऊपर, बजटेड फिक्स कॉस्ट के ऊपर निकलेगा। बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन, तो हमने 40 रुपए निकाला और 40 रुपए को हमने क्या किया, देखो 60, 65 तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो मार्जिनल में भी ले चुके हैं, 40 और ऐड कर दिया, 40 और ऐड किया तो वो वैल्यूएशन आ गया। तो यहां तक पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अंतर इतना सो जरूर आएगा कि वहां पर हम लोग केवल वेरिएबल कॉस्ट थी तो वो, और हमने यहां पर वेरिएबल एज वेल एज फिक्स दोनों को जोड़ दिया, तो उससे हमारा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब लेकिन ध्यान से सुनना है, अब हमारे को क्योंकि यहां पर एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम लोगों ने यहां पर निकाला रिकवर्ड ओवरहेड। और वो कैसे आएगा, आपने देखा कि 1,05,000 का इस साल हमने टोटल प्रोडक्शन किया, उस पर 40 रुपए 40 रुपीज के हिसाब से हमने रिकवर किया, तो हमने 40 रुपीज के हिसाब से 42 लाख रुपीज जो है वो रिकवर कर दिए। अब 42 लाख रिकवर कर दिए, जबकि एक्चुअल में 41 था। बच्चा यहां पर भी गलती कर बैठता है, यहां पर बच्चा कंपेयर कर देता है 40 लाख से, बच्चा यहां पर भी गलती कर बैठता है, अरे भैया कंपैरिजन जो होगा वो रिकवर का एक्चुअल से होगा, ना कि रिकवर का बजट से। तो आपको ध्यान रखना है, रिकवर का जब एक्चुअल से कंपेयर किया तो आपका ओवर रिकवरी आ गई ओवरहेड की, जो कि आ गई आपकी 1 लाख। अब आपको पता है ओवर रिकवरी का मतलब क्या होता है, सर कॉस्ट ज्यादा ले ली। ओवर रिकवरी का मतलब होता है कॉस्ट का ज्यादा ले लेना, और कॉस्ट आप एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या कर रहे हो, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। कॉस्ट कैलकुलेट करते समय कॉस्ट को ज्यादा ले लिया तो क्या करें, सर कम करो। ज्यादा, अरे भाई कोई गलती हो गई, किसी से मैंने ज्यादा पैसे ले लिए तो उसको रिटर्न करो, यही तो होता है ना। मैंने आप लोगों से क्लास के प्राइस लेना था 10,000, मैंने आपसे ले लिया 12,000 रुपए, तो मैंने आप लोगों से ज्यादा रिकवर कर लिए। आपका हैंड टू हैंड अगले दिन फोन आ जाएगा, सर आपने तो हमसे 12,000 रुपए ले लिए, जबकि आपको हमसे लेने चाहिए थे 10,000। तो मैंने क्या करा, मैंने आप लोगों से ज्यादा रिकवर कर लिया, और जब ज्यादा रिकवर कर लिया होता है तो उसको रिटर्न करना पड़ता है, तो वही माइनस किया। तो जो ज्यादा ले लिया था ओवर रिकवरी कर ली, जो ज्यादा ले लिया उसको माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दिया, और माइनस करते ही ये काम हो गया। मैंने आप लोगों को कंपेयर करके बताया कि आखिरकार प्रोडक्शन की कॉस्ट तो हमारी पूरी एग्रीगेटली वहीं पहुंच जाती है। आप देखो 110.25 हमने यहां वैल्यू किया, 1 लाख हमने यहां लेस कर दिया, तो दैट मींस ओवरऑल हमने 109,25,000 का रिकवरी करी है। और वहीं मार्जिनल की बात करी जाए तो 68.25 तो ले लिया हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और बाकी बचा हुआ जो 41 लाख है वो हमने ले लिया
आपका नीचे एज ए पीरियड कॉस्ट। तो इसका मतलब कॉस्ट पूरी रिकवर हो गई। तो डिफरेंस आया तो किसके कारण आया? डिफरेंस आया तो स्टॉक के वैल्यूएशन के कारण। और जब स्टॉक का वैल्यूएशन का डिफरेंस आया तो हमने क्या किया, मैं आपको बता दूं, आपका ओवर वैल्यूएशन आएगा हमेशा। और जब भी ओवर वैल्यूएशन आएगा तो आप हमारे साथ एक चीज का ध्यान रखना, ओवर वैल्यूएशन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना वो आपका डेबिट साइड होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका क्रेडिट साइड होता है। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू कर दिया, इसका मतलब है आपने खर्चा ज्यादा चार्ज कर लिया। तो जो ज्यादा चार्ज कर लिया खर्चा तो उसको वापस से एड बैक करो। तो हमने ज्यादा जो चार्ज कर लिया ओपनिंग स्टॉक उसको एड बैक कर लिया, और जो क्लोजिंग स्टॉक कम चार्ज किया था और जो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा चार्ज कर लिया, ज्यादा इनकम मान ली, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, और उसको ज्यादा ले लेना मतलब कि आपकी इनकम ज्यादा बुक कर लेना। और इनकम ज्यादा बुक कर लेना तो मतलब उसको हम लेस कर देंगे और उससे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन बोल दे कि रिकंसिलिएशन बताओ मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन, तो कुछ नहीं है, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। करके देख लो, 56 में से 2 लाख ऐड करोगे तो 58, और 58 में से 4 लाख लेस करोगे तो बचेगा 54। ये लो, तो बस आपको दोनों में से जहां पर जाना है उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट कर देना है। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये वाला पोर्शन हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। ये आपके डन है। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपका डन है और आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा। नहीं किया तो भैया मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं एक बार के लिए। जिन्होंने कॉपी नहीं किया उन लोगों के लिए भी आप लोग फटाफट से इसको कॉपी कर लेंगे। मैं केवल और केवल इतना सा टाइम दे रहा हूं आप लोग इसको पोज कर सकें। तो यहां से यहां तक का पोज करके कॉपी कर लीजिएगा अगर किसी का कुछ मिस है तो। देन उसके बाद में आप लोग यहां से यहां तक का ये आप लोग कॉपी कर लेंगे, यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। देन आप लोग ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आप लोग यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद में फिर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ये प्रॉफिट लेंगे। देन उसके बाद में आप ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ये निकालेंगे, और देन आप लोग ये आपका रिकवरी ओवरहेड और ये ओवरहेड रिकवरी का, और ये आपका रिकॉन्सिलिएशन जो मैंने आपको रफली समझा दिया ये। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब दोस्तों आई नो कि मैं आप लोगों का ये पार्ट 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, आपका एक्सेस हो चुका है। मैं नेक्स्ट पार्ट को हाफ एन आवर का ही लूंगा, तो आपका अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मैं, लेकिन अभी क्या है, जो जितने भी नोट्स है ना, मैं उन नोट्स को आप लोगों के साथ डिक्टेट करूंगा। जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नोट्स हैं जो हमने नहीं पढ़े थे उनको मैं आप लोगों के साथ लिंक करूंगा, इन पूरे नोट्स को जो हमने समझाया उसके साथ। ध्यान से सुनिएगा नोट्स को एक बार के लिए। इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी चार्ज ऑल वेरिएबल कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। हम मार्जिनल कॉस्टिंग में तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं पूरी फिक्स कॉस्ट को एज ए पीरियडिकल कॉस्ट। लेकिन बट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी चार्ज वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट मीन्स वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड टू दी प्रोडक्ट। तो उनको तो प्रोडक्ट पर चार्ज करेंगे एंड राइट ऑफ करेंगे ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एज ए पीरियड कॉस्ट, और उसको हम एज ए पीरियड कॉस्ट मानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को और सेलिंग को। दैट मीन्स चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो। Hence, as a basic need, we need to classify all cost on functional basis as a production, administration और selling and distribution। मैं आपको बता चुका हूं फंक्शन के बेसिस पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कौन सी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कौन सी आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कौन सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसे हम लोग कई बार प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल देते हैं, आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। उनको प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है एंड हैंस चार्ज टू दैट प्रोडक्ट। तो इस कारण से उसको उस प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाता है। एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। उसको पीरियड कॉस्ट माना जाएगा अदर कॉस्ट को, हैंस राइट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ दैट पीरियड। इसीलिए उसको उस साल का वो जो भी पीरियड है उस पीरियड के प्रॉफिट से चार्ज किया जाएगा। अब पॉइंट आता है कि सर कहां समस्या है। मैंने हर एक चीज को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिख के दिया है क्योंकि कॉस्टिंग आसान है। आइए, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, हम साल के पहले दिन की बात करते हैं। वी नो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, मुझे पता है मेरी जो बुक है वो कितने रुपए की है, वो मुझे पता है डे 1 पर ही।
बट वी डोंट नो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मेरी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का रेंट एक स्टूडेंट के लिए कितना होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज on first day we don't know how many units we will going to produce in that particular year, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पूरे साल भर में कितनी बुक्स बनाने वाले हैं, ये हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट नंबर। सो क्या करेंगे? सो वी विल टेक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल, तो हम जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेंगे वो तो लेंगे एक्चुअल, एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट लेंगे एब्सॉर्ब्ड वाली। क्लियर है? अब बात आती है सर ये फिक्स्ड प्रोडक्शन यूनिट जो है वो एब्सॉर्ब कैसे आएगी? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्सॉर्ब एट ए रेट विच इज प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइज जो है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विच विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो हम इसके ऊपर नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर, जैसे अभी मैंने किया था ना 1 लाख यूनिट के ऊपर कैलकुलेट किया है, आपके एक्चुअल प्रोडक्शन 1,05,000 पर कैलकुलेट नहीं किया। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट, जिसे आप चाहो तो यहां पर लिख लो एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट आप ये भी लिख सकते हो। वो कैसे आएगी? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट्स के आधार पर। फिर क्या होता है? बट नाउ अनदर इशू वी नीड टू रिजॉल्व। अब नया इशू क्या आ जाता है? दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड नॉर्मल कैपेसिटी बोथ आर सेम। कोई जरूरी थोड़ी है 1 लाख यूनिट का आपने बजट बनाया, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की थी, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल में प्रोडक्शन भी 1 लाख का ही करो। 1,05,000 कर दिया ना तो क्या होगा? सो एज वी कैलकुलेट एब्जॉर्ब रेट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, क्योंकि हमने तो कैलकुलेट किया नॉर्मल कैपेसिटी पर, एंड वी विल एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, और हम एब्जॉर्ब भी नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर करेंगे। लेकिन होगा क्या? वी विल एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, और हम लोग जो एब्जॉर्ब करेंगे दैट मीन रिकवर्ड जो करेंगे वो करेंगे हम एक्चुअल प्रोडक्शन पर। अभी किया था ना 1,05,000 यूनिट्स पर रिकवर किया है ना, तो टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएगा एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि अभी हमने किया। नाउ वी विल चेक एक्चुअल ओवरहेड विद एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब मैं उस एक्चुअल ओवरहेड को एब्जॉर्ब्ड जो ओवरहेड है उससे कंपेयर करूंगा। इफ एनी डिफरेंस इज देयर, और अगर उसमें कोई डिफरेंस होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी। देन सच डिफरेंस विल बी नोन एज, ये नो है, नो को नोन कर लीजिएगा, known as under oblique over recovery of overhead and will be treated accordingly। अब पॉइंट आता है सर ओवर रिकवरी कब होगा? ओवर रिकवरी होगा जी जब आप लोगों का एक्चुअल ओवरहेड जो है वो तो हो लेस देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। दैट मींस एब्जॉर्ब्ड हो ज्यादा, एक्चुअल हो कम। एब्जॉर्ब्ड होगा ज्यादा, एक्चुअल होगा कम, तो उसे कहेंगे ओवर रिकवरी। और जब एक्चुअल ओवरहेड तो हो ज्यादा और एब्जॉर्ब्ड हो कम, अब ऑब्वियस बात है एब्जॉर्ब्ड जिसे हम क्या बोलते हैं? रिकवर्ड। तो रिकवर्ड कम होगा तो अंडर रिकवरी तो बोलेंगे, सिंपल। तो ये अंडर रिकवरी। और ये यहां पर जो मैंने लिखा है इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये ओवर नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा अंडर। ये करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग, अगर आपके पास बुक्स पहुंच गई हैं, डेफिनेटली पहुंच गई होंगी, क्योंकि आप अगर 7th 8th लेक्चर तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली आपके पास बुक पहुंच गई होगी। अगर बुक नहीं भी पहुंची है तो आप चाहे आपकी नोटबुक में इस चीज को मेंशन करके रखिएगा कि आपको ये करेक्शन करना है। तो अंडर रिकवरी इज व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी। जब नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगा आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ऑब्वियस बात है, आपने सोचा 1 लाख, आपने सोचा 1 लाख, और आपकी यूनिट जो है वो बन गए 1,05,000। 1,05,000 बन गए, 1 लाख सोचा था, तो डेफिनेटली आपकी क्या हुई? ओवर रिकवरी हुई। लेकिन अगर 1,05,000 की जगह 95,000 यूनिट्स ही बनती, 95,000 यूनिट्स ही बनती, तो क्या होता? डेफिनेटली अंडर रिकवरी होती सर। तो फिर इसका इनकम स्टेटमेंट वही सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल और फिक्स्ड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एंड फिक्स्ड, तो आ जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का प्रॉफिट। और इसमें एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट ईयर का प्रोडक्शन माइनस करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। और इसमें ये 80 लिखा है ना, इसको काट देना, ये कोई नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसके ऊपर रेट आ जाएगी। फिर ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आया, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके एडजस्टेड नहीं है, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करना है, अगर अंडर रिकवरी है इसका मतलब कम रिकवर हुआ है। अगर मेरी प्राइस 10,000 है, आपसे हमने 8,000 रुपए लिए, तो इसका मतलब हमने कम रिकवर किए। कम रिकवर किए तो हम क्या कहेंगे? 2,000 और दो, तो हमारे पास 2,000 और आएंगे तो हम ऐड करेंगे। तो सेम वही चीज है, आपसे हमारे पास कमाए, अंडर रिकवरी हुई तो हमने ऐड किया। लेकिन हमारी प्राइस थी 10,000, हमने आपसे ले लिए 12,000, तो ओवर रिकवरी हो गई। ओवर रिकवरी आ गई तो लेस कर देंगे।
कंप्लीट। तो इससे एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। और रेट कौन सी लेंगे? ऑल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, जो कि होगी एब्जॉर्ब्ड वाली। आई होप क्लियर है। फिर आता है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। सिंस देयर इज सम डिफरेंस ऑफ वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, हैंस ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिफरेंस इन प्रॉफिट एज वेल। ऑब्वियस बात है, सब वैल्यूज में कुछ कुछ डिफरेंस है, तो उसके कारण से कुछ प्रॉफिट में भी डिफरेंस आएगा। एंड रीजन ऑफ डिफरेंस इज वैल्यूएशन अंडर मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। वैल्यूएशन जो है ना, केवल वही रीजन है एक। तो रिकंसिलेशन कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ले लो, इसमें ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का है वो लेस कर दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ आपका ओवर वैल्यूएशन जो ओपनिंग स्टॉक का है उसको ऐड कर लो, वो आपने ऐड बैक कर लिया, तो आपके पास प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। सिंस ओनली रीजन ऑफ डिफरेंस इज स्टॉक वैल्यूएशन, हैंस रिकंसिलेशन विज एज अबव। तो इस कारण से रिकंसिलेशन जो है वो आपका इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैंने बोला है कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऑल्सो प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और मैंने आपको बोला रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बना के बताओ, बजट एक्चुअल, आपको ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन सेल्स, इसका ओपनिंग स्टॉक बस्टेड प्रोडक्शन बस्टेड सेल्स सब कुछ दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन आपका ओपनिंग स्टॉक एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल सेल्स सब कुछ दे रखा है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल सेलिंग दे रखा है, फिक्स सेलिंग दे रखा है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है। जो हमने अभी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बनाया उसमें और इसमें क्या अंतर है? सर कुछ भी अंतर नहीं है, सारी चीजें सेम है, बस अंतर है तो केवल ये कि फिगर्स चेंज है। और इसका आंसर जो आएगा ना वो ये आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो ये आंसर आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये आएगा। अब आप लोगों के लिए ये क्या रहेगा, ये एग्जाम्पल आप लोगों को करना है होमवर्क में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस लेक्चर का, जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, जिसमें मैं आपको कह रहा हूं कि मैं केवल और केवल अब, क्योंकि सिंस 1 घंटा 31 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लूंगा केवल और केवल 30 मिनट्स का। तो उस 30 मिनट्स में मैं आपको बता दूं कि मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को शो करूंगा। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जो होमवर्क दिया ना, इसका सॉल्यूशन क्योंकि आपको यहां पर नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि होमवर्क के सारे सॉल्यूशन हमारे पास हैं, लेकिन इस होमवर्क का सॉल्यूशन आपको मैंने शो नहीं किया है। तो मैं आपको इस होमवर्क का सॉल्यूशन जो है वो आपको मैं शो करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप जब आएंगे तो इस पार्ट का ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आया वो बिल्कुल आइदर या तो आपका आंसर इससे मैच कर जाएगा, या तो आपका ये आंसर जो है, ये मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, या तो आपका आंसर ही मैच कर जाएगा। मैच कर जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं मैच करे, गलती कहां है, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सॉल्यूशन शो कर दूंगा। दैट्स ऑल गाइस। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इसको सॉल्यूशन शो कर दूंगा, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग फिनिश करेंगे। तो दैट मीन्स आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट में जैसे ही ये लेक्चर पार्ट बी में जो आएगा, उसके बाद में आपका केवल और केवल एक लेक्चर बचेगा जिसमें हम इस चैप्टर को ही फिनिश कर देंगे। दैट मींस इन शॉर्ट मैं बोलूं तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके गाइस, तो मुझे बताना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप चाहे किसी भी चैप्टर का मेरे को फीडबैक मत देना, आप किसी भी चैप्टर का फीडबैक मत देना, लेकिन मुझे इस वाले टॉपिक का फीडबैक जरूर से देना। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आपको कोई ऐसे टॉपिक्स जो पूरे एचसीएम कोर्स में समझ में मेरे को लगता है कि यार पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, उसमें ये टॉप 3 टॉपिक्स में से है। मतलब टॉप 3 टॉपिक्स में से मैं इसको कंसीडर करता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे डाउट है। तो आप लोग मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ और आप लोगों के पार्ट बी में। तब तक के लिए आप उस एग्जाम्पल को जरूर से कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है? दैट्स ऑल, बाय बाय, और अपना और आपका और आपके अपनों का ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन बस दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।